कहेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब काफ़ी लोगों को यही नहीं याद होता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल क्रम से कैसे याद करें। तो दोस्तों क्रम से याद करने के लिए हमने एक पर ट्रिक बनाया है, जो कि देख सकते हैं। ये ट्रिक आपकी है, जो कि यहाँ पर लिखा है आपका उत्तर आधुनिक है। तो इसको कैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है आ से हो जाएगा आदिकाल, है ना, आ से हो जाएगा आदिकाल, पा से हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यहाँ पर उत्तर से हो जाएगा उत्तर मध्यकाल, और यहाँ पर आधुनिक से हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा, आधुनिक से आधुनिक काल हो जाएगा। अब इनको बीच में है तो इनके लिए इनको मध्य में कर दिया है। तो याद रखिए, आ से आदिकाल, पा से पूर्व मध्यकाल, उत्तर से उत्तर मध्यकाल और आधुनिक से आधुनिक काल। अब यहाँ पर यह होता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। कभी कभी इनमें भी दिक्कत हो जाती है कि भक्ति काल किसे कहेंगे, रेत काल किसे कहेंगे, गद्य काल किसे कहेंगे। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है, क्या है कि जो आदि मानव लोग थे, है ना, आदि मानव, ये जंगल में रहते थे, फल फ्रूट खाते थे और बेहतर तरीके से मस्त रहते थे, तो ये वीर होते थे, है ना। तो यहाँ पर आदि मानव क्या थे, वीर थे। तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो पूर्व मध्यकाल, तो पूरब में भक्ति, दोस्तों पूरब में भक्ति बहुत लोग करते हैं, ऐसे याद रखिए, पूरब में भक्ति वो करते हैं, या भक्ति वाले जो होते हैं, प्रे मतलब प्रार्थना, तो पी से हो जाएगा आपका पूर्व, तो पूर्व में भक्ति। अगला है उत्तर में रीत। दोस्तों उत्तर में क्या है, रीत रिवाज बहुत मानते हैं, यहाँ पर रीतियाँ बहुत चलती हैं। कहाँ पर, उत्तर में, ऐसे याद रखिएगा, उत्तर में रीत रिवाज। और आधुनिक में जो आपका है, आधुनिक में दोस्तों यहाँ पर आधुनिक काल के जो गीत हैं, है ना, गीत से हो जाएगा गद्य। तो आधुनिक गीत जो आपके हैं दोस्तों, वो कुछ ही क्षणिक होते हैं, डीजे वगैरह में बजते हैं और इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा कि आदि मानव, है ना, वीर थे, पूरब में भक्ति, उत्तर में रीति रिवाज और आधुनिक के क्या है, गीत हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी कन्फर्म हो गई। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो दोस्तों यहाँ पर इसको तो हमने बता ही दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल, आदि लोग वीर थे, पूरब में भक्ति, उत्तर में रीति रिवाज और आधुनिक डीजे अर्थात गा से गाना। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1050 से स्टार्टिंग, 1050 से आदिकाल स्टार्ट होता है और आपके 1375 विक्रमी संवत तक जाता है। तो याद रखिएगा कि संवत आपका है, संवत है, याद रखिए 1050 से कितना, 1375 विक्रमी संवत। अब 75 को यहाँ से उठा लाइए, है ना, पूर्व मध्यकाल कहाँ से, तो आपके इसको 75 यहाँ लाइए, 1375 से कहाँ तक, तो आपके 1700 विक्रमी संवत। अब 1700 को उठाकर यहाँ पर लाइए, तो 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत ये आपका रीतकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल, और फिर 1900 को उठाइए और अब तक जो आपका है ये आधुनिक काल है। तो बस दोस्तों ऐसे इस जो क्रम है आपका, इस क्रम को याद रखिए। तो आपको याद रहेगा कि 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से लेके 1900 और 1900 से लेके अब तक। तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है ये आपको याद हो गया। आप अभी तक जितना आपने वीडियो देखा हर एक पॉइंट याद हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है और वही बहुत कुछ आपके एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर पूछा जाता है उसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो बड़े आसानी से आपको याद भी होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो आपके जोशुआ केटलर ने लिखा था, जोशुआ या जेसुआ केटलर। अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था या लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था वो गरसा दत्तासी ने किया था। किसने किया था, गरसा दत्तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में, उन्होंने फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच के थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लित्रियो इत्यु हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ की रचना भी किया। ठीक है ना, अब इतना कठिन नाम है तो अगर ना निकल पाए तो परेशान मत होना, आप लोग रख लीजिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। मतलब शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम क्या है, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बहुत बार पूछा गया है, अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका बहुत ही बार पूछा गया है। अब अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है कि जॉर्ज गियर्सन ने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अर्थात जो आपकी ये ग्रंथ है वो किसका है, जॉर्ज गियर्सन है। तो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं उसका काल विभाजन किया है। अर्थात जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका हिंदी साहित्य है इसका नामकरण, उसका काल विभाजन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल का नाम करने वाले विद्वान। तो अगर पूछे कि आदिकाल को दोस्तों देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, तो आदिकाल कहा है।
याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, तो आपके वीर गाथा काल का है। क्या कहा है, वीर गाथा काल का है। शिवनाथ प्रसाद मिश्र, सॉरी माफ करिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है, तो आपके वीर काल का है। क्या कहा है, वीर काल का है। राहुल सक्सेना ने, दोस्तों राहुल सक्सेना ने कहा है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। अगला आपसे पूछा गया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे क्या कहा है, तो शून्य काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का नाम दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बिजवप्पन काल कहा है। और जितने भी हाईलाइट है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया है, संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राज्य ने आधार काल नाम दिया है। मतलब आदिकाल का जो नामकरण है वो करने वाले विद्वानों में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से इसमें से नाम दिया है, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राहुल सक्सेना ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, आदिकाल। और आदिकाल अभी बताया था इसे वीरगाथा काल कहते हैं। आदिम लोग बहुत वीर थे, हमने इस बार आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि याद रहे, आदिम बहुत वीर थे, तो आदिकाल को बोलते हैं वीरगाथा काल। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट और भी पूछे जाते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर गणपति गुप्त ने शालिचंद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगला आपसे दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछेगा कि इनके अनुसार किसे मानते हैं, मतलब विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो डॉक्टर बच्चन होंगे। ये हर एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं पर डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 2-3 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी आपका एमपी है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और भी अभी यहाँ पर दोस्तों हैं, देख सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल में जो आपकी दलपति विजय है ना, यहाँ पर इनकी कवि हैं दलपति विजय। इनकी रचना में कौन है, खुमार रासो। इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। अगला है चंद्रवरदाई जो कि दोस्तों देख सकते हैं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जो कि एक ब्रज भाषा में एक महाकाव्य भी है। नरपति नाल है बीसल देव रासो। जगनी की क्या है, परमाल रासो। और दोस्तों याद रखिएगा परमाल रासो को ही आहलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली रचनाएं किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरहपा ने दोहा कोश की रचना किया है। सरहपा ने दोहा कोश की रचना किया है। स्वयंभू ने पौमचर्य की रचना किया है। और केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार जो आपके हैं, इन्होंने जयचंद प्रकाश लिखा है। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो आपके संदेश रासक है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। देवसेन की रचना क्या है, श्रवकाचार। देवसेन की है श्रवकाचार। और कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में, है ना, इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है, यह आपकी विद्यापति की है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, विद्यापति को जानते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। याद रखिएगा कि विद्यापति की जो एक रचना है कीर्ति पताका, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ पर इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की क्या किया है, रचना किया है। अगला आपसे दिया गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। किसे, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि ने किया था। और अगला आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने मुकरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। किसने, अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है।
यहाँ पर सिद्धों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो सिद्धों की संख्या 84 होती है। रासो ग्रंथ किस भाषा में, तो आपकी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो आपकी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आ गया है आपका क्या, भक्ति काल। और भक्ति काल जो कि आपका देख सकते हैं 1375 से 1375 विक्रमी संवत से ये आपके 1721 संवत तक चलेगा। जो कि यहाँ पर मिलते हैं पूर्व के लोग क्या होते हैं, भक्ति को वो करते हैं, तत्पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। और ये भक्ति काल को यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, फिर निर्गुण काव्य धारा को भी अलग अलग करेंगे, है ना। फिर सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी धारा, रामाश्रयी शाखा, और यहाँ पर कृष्णाश्रयी, इनको भी अलग अलग करेंगे। ये चीज हम पढ़ेंगे केवल आपके अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं, रचनाएं भी आपकी पूछी जाती हैं, तो उनको अलग पढ़ेंगे। साथ ही में यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो भी आपने पीडीएफ पढ़ा है ना, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर में मौजूद है। तो वहां पर आप लोग जाइएगा, कुछ फ्री पीडीएफ है, कुछ वीडियो भी हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ भी लेना है तो मात्र यहाँ पर 49 रुपये में हिंदी साहित्य की कंप्लीट आपके यहाँ पर थ्योरी होगी इसी प्रकार से, और कम से कम आपके यहाँ पर 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देव जीके ट्रिक ऐप है, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे यहीं से आपके मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी हमने रचनाएं रखा है वो बार बार पूछी गई रचनाएं आपकी हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये ट्रिक जो आपको कभी याद नहीं होती थी वो आज आपको याद हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग लाइक जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और डेली के डेली जितने भी आपके यहाँ पर वीडियो दे रहे हैं तो सभी पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।